नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दों ने आला रहनुमा और सयाहों को किया अगवा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की पॉलिसियों से नाखुश अवाम। और श्रीनगर में छठे सीनियर एशियन पेंचिक सिलाट चैंपियनशिप का एहतमाम। ऐसा देखने में आया है कि गिलगित बल्तिस्तान पिछले कुछ वक्त से और भी ज्यादा पिछड़ गया है। हालांकि ये बात भी तस्लीम करनी पड़ेगी कि भले ही पसमानदगी बढ़ी हो, लेकिन दहशतगर्दी के मामलात और उनकी सरगर्मियां यहां कम हुई हैं। इसकी कोई खास वजह है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इन दिनों दहशतगर्दी का एक वाकया गिलगित से लेकर इस्लामाबाद तक छाया हुआ है। दरअसल इलाके के मशहूर सियाहती मकाम पर बहुत से सयाहों के अचानक लापता होने की इत्तला आई। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि एक आला रहनुमा जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वह भी गायब हो गए। अभी खोजबीन चल ही रही थी कि पता चला कि उन्हें दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने अगवा कर लिया है और रिहाई के लिए बहुत सी मांग सामने रखी है। तो क्या ये इस खित्ते में दहशत का खेल दोबारा शुरू करने की कोई बड़ी साजिश है? आइए पता करते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दों ने गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर से सर उठाया है। बहुत दिनों से शांत पड़ा ये खित्ता दहशतगर्दों के निशाने पर आ चुका है। यहाँ दहशतगर्दों के हौसले अचानक से इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने सीनियर वजीर कर्नल उबैदुल्ला बेग और कई सयाहों को अगवा कर लिया है। इन्हें जिला दियामर में चिलास कस्बे के थक इलाके से अगवा किया गया है। रिहाई के एवज में दहशतगर्दों ने अपने साथियों को जेल से छोड़ने सहित मुख्तलिफ मांगें हुकूमत के सामने रखी हैं। हमारी खुली कचहरी इनकार करने का अहम दो मकसद है। नंबर एक, हमारे जमात की इत्तेफाक व इत्तेहाद से आवाम को व खवास को आगाह करना। नंबर दो, हमारी हुकूमत वक़्त और हसास इदारों के साथ होने वाली मुज़ाकरात से आगाह करना। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात की इत्तेफाक व इत्तेहाद एक अमीर की ज़ेर निगरानी बहुत मुनज़्ज़म तरीके से कायम है। हमारे जमात का अमीर कमांडर अब्दुल हमीद है और इसकी अमारत के साये तले गिलगित व बल्तिस्तान से लेकर कोहिस्तान तक सब एक हैं। आपका मुआहिदा हुकूमत वक्त और हसास इदारों के दरमियान कब और कहाँ हुआ था? हमारा मुआहिदा हुकूमत वक्त और खुफिया इदारों के साथ 20 फरवरी 2019 को बमुकाम खनबर गिशार में हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है, ऐसी चर्चा दबे जबान में कई दिनों से थी। इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भी कहा जा रहा था कि यहाँ कोई हमला या बड़ा वाकया हो सकता है, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती गई। ये अपहरण बेहद बिजी समझे जाने वाले बाबूसर रोड पर हुआ, जो एक सियाहती मकाम है। ये रास्ता सीधा बाबूसर टॉप तक जाता है, जहां इन दिनों सर्दियों के मौसम से पहले ही बर्फबारी देखी जा रही है। इसलिए यहां सयाहों की आमद बढ़ गई है। ये वाकया कोई आधी रात को नहीं, बल्कि शाम को 4 बजे पेश आया और इसके पीछे मिलिटेंट कमांडर हबीबुर रहमान का हाथ बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से है। देखिए, एक सीनियर मिनिस्टर जिसके पास बंदूक बरदार गार्ड भी होते हैं, वो महफूज नहीं है तो एक आम आवाम कैसे महफूज होंगे? वो साथ ही साथ हम हुकूमत से ये मुतालिबा करेंगे कि आवाम को आजमाइश में न डाले। अगर वहां के लोगों के कोई जायज मुतालिबात हैं तो उन मुतालिबात को हल करके, उन मुतालिबात को मानकर फिर फॉर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग सीनियर मिनिस्टर और हुंजा का नुमाइंदा साथ उसके अमला और जितने सयाह हैं उनको फिर फॉर रहा किया जाए। इसमें अगर हुकूमत नई तुलाल से काम लेगी तो हमें मजबूरन यहाँ इलाके के अंदर एहतिजाज और एहतिजाजी तहरीक को हम बढ़ाएंगे। दहशतगर्दों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस और इंतजामिया को खुली चुनौती पेश की है। इस खित्ते में दहशतगर्द बेखौफ होकर दनदनाते फिर रहे हैं और ये जाहिर करता है कि उन्हें किसी का डर नहीं है। इस बात की पुख्ता इत्तला है कि यही वो लोग हैं जिनका तकरीबन 10 साल पहले नंगा पर्वत बेस कैंप सानीह में हाथ था। काबिल गौर है कि 22 जून 2013 को हुए उस हमले में 10 को हिपैमा और उनके गाइड को मार दिया गया था।
इसके बाद रहमान को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद मार्च 2015 में वो गिलगित जेल से फरार हो गया और फिर कभी हाथ नहीं आया। हुकूमत ने खुद बहुत सारे ऐसे ग्रोह मुख्तलिफ ममालिक में भेज के ये जो जहाद के नाम पे तैयार किए हैं, तो अब उनको भी दीवार से लगाया गया है। तो इस पर भी हम ये समझते हैं कि हुकूमत की जो गुज़श्ता 70 साल खारिजा पॉलिसी की नाकामी है, उस पर भी जनाब हुक्मरानों को चाहिए कि ये जो डेप्थ स्ट्रेटेजी का मामला है, इसको छोड़कर अपने मुल्क के अंदर मुआशी मसाइल के ऊपर तवज्जो दे, अपने मुल्क के इंतजामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दे, मुल्क के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर तवज्जो दे, लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो दे, रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखने पे तवज्जो दे। ये तो एक मिजाज हुआ कि जहां जो चाहे जिसको चाहे अगवा करे, जो चाहे जिसको चाहे रास्तों में सड़कों में मार दे, ये बहुत ही ज्यादती है। गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दों को लेकर पाकिस्तान का अप्रोच बहुत सिलेक्टिव रहा है। यहाँ जो लोग आजादी की बात करते हैं, अपने हुकूक की बात करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उन्हें तो दहशतगर्द बताकर सलाखों के पीछे धकेलने में पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI तनिक भी देर नहीं लगाती। लेकिन जो वाकई में दहशतगर्दी, बदअमनी, फिरका वारियत फैलाते हैं, उन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा जाता है, जिनका इस्तेमाल खास मकासद के तहत किया जाता है, जैसा कि इस वाक़ये में देखने को मिल रहा है, जिसमें न सिर्फ खूंखार दहशतगर्दों को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को जमहूरियत से नहीं, इस्लामी तौर तरीकों से चलाने की बात कही जा रही है। यार उनके दो मुतालबे हैं, एक उनके कुछ लोग जेलों में और दो गुमनाम हैं, तो कह रहे हैं कि ये हमारे लोग हमें दे दिए जाएं, मुज़ाकिरात होने चाहिए और हमारे मसाइल हल होने चाहिए। और दूसरा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुक्मरानी होनी चाहिए, खवातीन के खेल नहीं होने चाहिए और ये बेहरावी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। बस ये दो मुतालबे। गिलगित बल्तिस्तान में काफी वक्त से न फिरका वाराना फसाद हुए हैं और न ही दहशतगर्दों का कोई हमला हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से इन वाक़यों का सिलसिला फिर शुरू हो गया लगता है। अवाम का कहना है कि पाकिस्तान ने पहले तो उनकी जमीनें हड़पी, फिर खवातीन को अगवा करना शुरू किया और अब मर्दों को भी अगवा किया जा रहा है। ये उस गिलगित बल्तिस्तान को अंधेरे गर्त में ढकेलने की बहुत बड़ी साजिश है, जो पाकिस्तान के जुल्मों को सहते सहते थक गया है। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को दहशतगर्दी के स्याह अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है, जो कि बेहद तशवीशनाक बात है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के हुनरमंद नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए LG इंतजामिया की जानिब से बेहतर तालीमी निज़ाम का बंदोबस्त करवाने के साथ मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ खेल मुकाबले मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। इस सिंध में श्रीनगर में छठे सीनियर एशियन पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया, जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मकामी नौजवानों के स्पोर्ट्स टैलेंट को आलमी सतह पर ले जाने की प्रतिबद्धता को नुमाया कर रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर शहर का शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो हालिया दिनों मुनक्किदा छठी सीनियर एशियन पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2022 की कामयाबी का गवाह बना। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से मुनक्किद किए गए इस खेल मुकाबले में 12 मुल्कों से आए खिलाड़ियों ने शिरकत की। वादी में इतने बड़े पैमाने पर मार्शल आर्ट के इस मेगा मुकाबले के जरिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की नौजवान नस्ल को बेहतरी की तरफ ले जाने का मजबूत इकदाम जाहिर होता है। नेशनल इवेंट पेंचक सिलाट का 6th एशियन चैंपियनशिप जो है यहाँ हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज
बिग इंटरनेशनल इवेंट. 250 से ज़्यादा जो हैं पार्टिसिपेंट्स हमारे जो बाहर की कंट्रीज से आए हैं. उसके अलावा वी हैव अ बिग कंटिंजेंट ऑफ आवर ओन इंडियन टीम. आई थिंक इट्स अ बिग थिंग एंड इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमारे यहाँ पे ये वी हैव बीन एबल टू होस्ट इट हियर टुडे. आई एम श्योर कि ये यहाँ टूर्नामेंट होस्ट करने से दिस विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर आवर चिल्ड्रन ऑल्सो. हमारे यूथ के लिए भी बड़ी इंस्पिरेशन होगी और जो हमारा यहाँ का स्टैंडर्ड है स्पोर्ट्स का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. चैंपियनशिप का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से किया गया था. इस मौके पर बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे, खेल शायकीन, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मुख्तलिफ खेल इदारों के अफसरान मौजूद रहे. चैंपियनशिप के ओपनिंग सेरेमनी के दौरान लोगों ने लोकल खिलाड़ियों और सिंगापुर से आए खिलाड़ियों का खेल जौहर देखा. काबिले जिक्र है कि यहाँ एक जानिब मकामी खिलाड़ी इस खेल मुकाबले के जरिए अपनी मार्शल आर्ट स्किल को बेहतर बनाने में काम आने वाले नए पैतरे सीखते नजर आए, तो वहीं दूसरी जानिब बहुत से खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल्स हासिल करने के लिए पुरजोर दिखाई दिए. कश्मीरियों को काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा. काफ़ी बच्चे आए हैं, तो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन प्लेयर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, फॉरेन टेक्निक्स, फॉरेन मूव्स देखेंगे. काफ़ी बच्चे, काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा. तो ये यहाँ के लिए, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, क्योंकि पहली बार एशियन कंट्रीज कश्मीर आ रही है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे. और गेम भी काफ़ी प्रमोट हो रही है. हालिया बरसों के दौरान यहाँ पर पेंचक सिलाट की बढ़ती मकबूलियत का ही समरा है कि इस चैंपियनशिप में तकरीबन 200 खिलाड़ियों के साथ जम्मू कश्मीर यूटी के 12 खिलाड़ी भी शामिल हुए. इंतजामिया की तरजीह सिर्फ इस खेल मुकाबले के कामयाब इनेकाद तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि इसमें भाग लेने आए इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए अच्छे खान पान, रहन सहन, सेहत और दीगर सहूलियात का भी पूरा ख्याल रखा गया. शायद यही वजह रही कि मेहमान खिलाड़ियों ने अपने बेहतर खेल मुजाहिरे के दरमियान कश्मीरी मेहमान नवाजी की खुले दिल से तारीफ की. We brought here 15 athletes together with 3 coaches for this competition, and we are very positive that we'll be bringing home medals as we have prepared for this for a long time. We are very glad that we have made it to Kashmir, and we are very, very happy that the Kashmiri people are welcome us and we are enjoying our stay here as well. जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में जमीनी सतह पर बच्चों और नौजवानों को खेल जैसे क्रिएटिव फील्ड से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं. इसके साथ ही बडिंग प्लेयर्स के लिए बेहतरीन कोचिंग को मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ज्यादा से ज्यादा मुनक्किद करवाए जा सके. मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है. आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है. तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर. सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि 13 अक्टूबर 2005 को पंजाब रेंजर्स ने गिलगित शिया मस्जिद में अंदर घुसकर 3 खवातीन समेत 7 शिया मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया था. वे कातिल पाकिस्तानी जुडिशियल सिस्टम का मजाक उड़ाते आराम से घूम रहे हैं. प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फौज मुस्तकबिल में अपने तिजारती फायदे के लिए यहां पर सभी कुदरती खूबसूरत जगहों पर कब्जा कर रही है. पाकिस्तान इस इलाके को अपना सूबा बनाना चाहता है और ऐसा हो भी सकता है. पाकिस्तानी आर्मी आने वाले वक्त में इन जगहों पर होटल्स, पार्क्स और टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाकर मालिक बन जाएगी. जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि सोस्पोर्ट में ताजिरों ने बढ़ते टैक्स चार्ज और बदनवानियों की मुखालफत में चीन के साथ होने वाला कारोबार बंद कर दिया. इन्फॉर्मेशन एंड पीआर श्रीनगर ने ट्वीट किया है कि आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर. एलजी मनोज सिन्हा ने मौसम सरमा के दौरान बिजली, पानी की सप्लाई, राशन, अद्वियात और दूसरी अहम अवामी खिदमात को लेकर तैयारियों का जायजा लिया. न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर हर मौसम का पसंदीदा मकाम है. एहसासे कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीरी स्ट्रीट फूड का जायका जरूर लेना चाहिए.
आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। काज़ाकिस्तान में सीगा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत हमसाया ममालिक, अक़लियतों और खित्ते के लिए खतरा बन चुका। पाकिस्तानी मीडिया बगैर सोचे समझे ही मुनाफरत से भरी जहरीली बोलियां बोलता रहा है, फिर भले ही मौका कितना भी संजीदा क्यों न हो। वो और उसका आका बेसिर पैर की बयानबाजियों से दुनिया जहां की तवज्जो बटोरने की कोशिश करते रहते हैं। हालिया दिनों ARY चैनल ने कजाकिस्तान में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर समिट में पाकिस्तानी PM की स्पीच के हवाले से भारत को हमसाया ममालिक, अक़लियतों और खित्ते के लिए एक खतरा बताया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स पर भारत से हाथों में दहशतगर्दी का खंजर लिए अमन और मुज़ाकरात की बातें करता रहता है। इस मौके पर भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए ये याद दिलाया कि उसे किसी भी तरह के मुज़ाकरात की बात कहने से पहले अपने मुल्क से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करना होगा। आज तक पाकिस्तान ने अपने गुलाम खित्ते यानी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को जहालत और गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। ये खित्ता हर लिहाज से काफी पसमानदा है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नाराजगी है, जिसका अक्सर खुलकर इजहार भी होता है। पाकिस्तान ने अब तक इस इलाके के वसाइल की लूट खसोट का काम किया है, कभी इस इलाके की फलाह बहबूदी के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से यहाँ के लोग काफी फिक्रमंद हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ये लोग इसी तरह गुलामी की जिंदगी जीते रहे तो फिर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जो कुदरती दौलत से माला माल है, लेकिन इसका कोई फायदा यहाँ के अवाम को कभी मिलता दिखाई नहीं देता। गरीबी में जिंदगी बिताने की यहाँ के लोगों को जैसे आदत सी पड़ गई है। इसकी बहुत बड़ी वजह यहाँ पर मुसल्लत इस्लामाबाद का वो कब्जा है जो इन लोगों को बदतर जिंदगी बिताने की गारंटी देता है। इसके अलावा मकामी पार्टियों के हुक्मरान जो कहने को तो कश्मीरी हैं, लेकिन इस गुनाह में वो लोग भी बराबर के शरीक हैं। एक जानिब इनकी कारकर्दगी बेहद खराब है, तो वहीं दूसरी जानिब ये बेबुनियाद और बेमतलब के बयान देकर कौम परस्तों का हौसला तोड़ने की कोशिश भी करते हैं। हम उस तनवीर इलियास से जो यहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया उससे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम वाज़े तौर पे जाके प्रोग्रामात के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर कहते हो मैं पाकिस्तान का गुलाम हूँ, लेकिन मुझे 15वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं है। ये 2 नंबरी, ये बदमाशी और ये झूठ और फरेब का जो एक इन्होंने गनौना एक किरदार अपने हमारे सामने रखा है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम इस चीज़ का ऐद करते हैं कि हम लड़ेंगे हर हुक्मरान के खिलाफ जो पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर बैठ के हमारे हुकूक की बात नहीं करने, हमारे हुकूक की बात करने वालों को किसी दूसरे मुल्क का एजेंट कहेगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के आवाम बहुत दिनों तक सब कुछ सहते हुए खामोशी से बैठे रहे। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे सभी पुरअमन हैं, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। अगर ये लोग भी ऐसा करते हैं तो फिर इनमें और जाबिर हुक्मरानों में क्या फर्क रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये फर्क मिटाने का वक्त आ गया है। तभी तो मुख्तलिफ कौम परस्त अपनी तकरीरों में सख्त अल्फाज में चेतावनी देते और पाकिस्तान को उसकी हरकतों का खामियाजा भुगतने की धमकी देते नजर आने लगे हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना जमीन जायदाद, घर बार, इज्जत आबरू सब कुछ पाकिस्तान के हाथों गंवा चुके हैं। हम लड़कर लेंगे, हम मरकर लेंगे, गोली भी चलेगी, लाठी भी चलेगी, जेल भी जाए, फांसी भी चढ़ेंगे, हम फिर भी मांगे। यहाँ पे उनके जो पहलवान है वो बड़े दुश्मन
ماڈل ہیں یہ ان کو یہاں پہ راستہ فراہم کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ آ کے ہمارے اوپر جو ہے کبھی ایکٹ 74 کی جو ہے شکل میں اور کبھی 15ویں اور 13ویں اور پتہ نہیں کون سی آئین میں ترامیم کر کے ہمارے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ریاست جموں کشمیر کی بیٹیاں ہر دور میں ان کو بتاتی آئی ہیں ہم مزاحمت کی وارث ہیں, ہم جدوجہد کی وارث ہیں, ہم اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور اس عوامی تحریک میں بھی اس عوام کے حقوق کی جدوجہد میں بھی ہم آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. جہاں ہمارے لہو کی ضرورت پڑے گی ہم لہو دیں گی, جہاں ہماری جدوجہد کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. 74 سالوں کا وقت گزر گیا اور اس دوران پاکستانی مقبوضہ کشمیر ہر محاذ پر پچھڑتا چلا گیا. بڑی سہولتوں کی بات بھلا کون کرے, یہاں تو بنیادی سہولتیں بھی لوگوں کو نہیں مل پائیں. مظفر آباد بھلے ہی اس خطے کی دارالحکومت ہے, لیکن بات اگر تعمیر و ترقی کی کریں تو یہ پاکستان کے قصبوں سے بھی پسماندہ ہے. یہاں کے پڑھے لکھے نوجوان ایک عدد انجینئرنگ اور میڈیکل کالج کی مانگ کرتے کرتے تھک گئے, لیکن وہ انہیں نہیں ملا. یہاں بچوں کی قسمت میں ان پڑھ رہنا اور نوجوانوں کی قسمت میں نوکری کے لیے دھکے کھانا ہی لکھا ہے. عوام جب اپنے حقوق کے لیے نکلی ہے تو تم ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو. ہم اس تمام تشدد کے ان تمام گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں اور اس جو تحریک ریاست جموں کشمیر کے اندر جاری ہے ہم اس بات کا بھی عہد کرتے ہیں کہ اپنے علاقوں کے اندر اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر ہم اس تحریک کو مزید منظم کریں گے. اور ہم یہ بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ تمام حکمران طبقات جو اس ٹائم سہولت جاری کر رہے ہیں پاکستان کی وہ اس احتجاج کے اندر بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو آ کے دلاسے دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن عوام باشعور ہے, عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کس نے کرنا ہے اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ عوام کی یہ طاقت حکمرانوں کو ان عوانوں سے نکال کے اپنی تحریک کو حتمی انجام تک پہنچائے گی. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مسلسل جد و جہد اس بات پر مبنی ہے کہ آخر جلد سے جلد پاکستان کے قبضے سے کیسے نجات پائی جائے, اس جد و جہد کو کیسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے, وہ بھی بنا دیر کیے. اسی لیے عوام مختلف علاقوں میں متحد ہو رہے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی بھلے ہی جدا ہو لیکن نظریہ ایک ہے اور وہ ہے پاکستان کو یہاں سے باہر بھگانا, کیونکہ جب تک پاکستان کے فوجی اور افسر یہاں رہیں گے اس خطے کو دیمک کی طرح چاٹتے رہیں گے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں عوامی مشکلات اور ان کی ناراضگی دیکھنے کے بعد ایک بار پھر واپس لوٹتے ہیں جموں کشمیر. یہاں پر انتظامیہ کی مثبت کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ مقامی لوگوں کو روزگار دینے والے ایگریکلچر اور ایلائڈ سیکٹرز کے مختلف پروڈکٹس کی کوالٹی کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے. پروڈکشن کی بڑھیا کوالٹی اور اچھی خاصی کوانٹٹی کے بعد مارکیٹنگ کے سب سے اہم کمپوننٹ پروڈکٹ پیکیجنگ پر زور دیا جا رہا ہے. اس سمت میں ضلع راجوری میں انتظامیہ کی جانب سے دی گئی مالی امداد سے سیبوں کی ٹرے مینوفیکچرنگ فیکٹری کی کامیاب شروعات کی گئی. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. وادی کی طرح جموں کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی ایپل پروڈکشن کا چلن بڑھتا جا رہا ہے. خاص طور سے ضلع راجوری کے مختلف علاقوں میں سیبوں کی پیداوار میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے. ان تازہ میووں کی ڈیمانڈ لوکل مارکیٹ سے لے کر ملک کے دیگر حصوں میں کافی زیادہ رہتی ہے. ایسے میں گروورز کو نقصان نہ اٹھانا پڑے اس کے لیے موجودہ وقت میں یہاں پر پیکیجنگ انڈسٹری بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے مقامی کاروباریوں کو مالی امداد بھی دی جا رہی ہے. اس کی مثال ضلع راجوری کے بلاک درحال میں باغبانی محکمے کی مدد سے شروع کی گئی ایپل ٹرے مینوفیکچرنگ فیکٹری سے مل رہی ہے.
جیسے پہلے ہمارے پاس سیب ڈالنے ہونے چاہیے تھے. اب جب سیب تیار ہو گیا تو اس کی نیچرلی ڈیمانڈ بھی آئے گی, ٹرے کی آئے گی, مین پاور سارا کچھ, بہت سے لوگ اس کے ساتھ اس سے بہت ساری امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. تو اب ایک وہ کریٹس کی وہ فیکٹری لگ گئی ہے. دوسرا پروسیسنگ یونٹ ایک والنٹ کے لیے بدل میں لگ رہا ہے. باقی چھوٹے چھوٹے یونٹ جو پروسیسنگ یونٹ اور لگ رہے ہیں, تو اس میں امپرومنٹ ہو رہی ہے. حالیہ برسوں میں جموں خطے کے کچھ علاقے سیبوں کی پیداوار کرنے والے بیلٹ کے طور پر مقبول ہوتے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دور دور کے مارکیٹوں تک تازہ میووں کو پہنچانے کے لیے کاغذ کی ایسی ٹرے کی ضرورت پڑتی ہے جس سے پیکنگ کے دوران یا اس کے بعد میووں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ ہو. راجوری کی اس فیکٹری میں پلپ پیپر ٹرے کو اسی حساب سے تیار کیا جا رہا ہے جو سیب کے مقامی کاروباریوں کے لیے کفایتی بھی ہے اور خریداروں کو طویل وقت کے بعد بھی تازہ میوے دینے والا بھی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس کا ایپل اگر 2 مہینے تک اگر کوئی ریٹ کوئی بڑھے گا, کچھ کم ہوگا, اگر اس میں وہ مال ڈال کے رکھے گا, اس کا مال 2 مہینے تک خراب ہونے والا نہیں ہے. یہ چنئی, بنگلور, بمبئی, مہاراشٹر, آل انڈیا کہیں پہ بھی آپ پکڑ لو, جو کشمیر کا جہاں جہاں بھی سیب جاتا ہے اور جہاں پہ بھی کسی کے مقام پہ مہینے کے بعد, 15 دن کے بعد, 20 دن کے بعد لوگوں کے پاس یہ مال جا کے پہنچتا ہے. اگر اس ٹرے میں ہوگا تو یہ گارنٹی ہے کہ اس کا اگر 2 مہینے کے بعد بھی مال پہنچے گا وہ خراب ہونے والا نہیں ہے. پلپ پیپر ٹرے کی یہ فیکٹری صرف مقامی تجارت اور کاروباری سرگرمیوں کو ہی فروغ نہیں دے رہی ہے بلکہ اس کے ذریعے مقامی لوگوں کو ان کے گھر کے آس پاس ہی روزی روزگار بھی دستیاب ہو رہا ہے. اس یونٹ میں 2 درجن سے زیادہ مقامی نوجوانوں کا روزگار تو چل ہی رہا ہے. اس کے ساتھ ہی فیکٹری کی دوسرے چھوٹے بڑے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیگر نوجوانوں کو بھی لگایا گیا ہے. آسائش ہوگی کہ ادھر ادھر مزدور کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہاں پہ پڑوسی مطلب لوگ ہیں یہاں پہ ادھر ہی مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا سا بینیفٹ ہوتا ہے ان کو کہ ان کو پریشانی نہیں ہوتی کہ اب ہمیں کام ڈھونڈنا ہے وہ یہ. تو تقریباً ہمارے پاس اس ٹائم 25 بندے ہیں. راجوری کے مختلف دیہی علاقوں میں باغان مالکان اول درجے کے سوکھے میووں کی پیداوار سے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں اس کے لیے باغبانی محکمہ پرجوڑ طریقے سے کار فرما ہے. اس کے ساتھ ہی محکمے کی جانب سے دی جا رہی حوصلہ افزائی اور تمام امداد سے شروع کی گئی فیکٹری بڑھیا پیکیجنگ کی مدد سے یہاں کے سیبوں کو ملک کے مختلف بازاروں تک پہنچاتے ہوئے ضلع راجوری کی برانڈنگ کر رہی ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے کسی سے بھی مصافحہ نہ کریں. ایک دوسرے سے کم از کم 1 میٹر کی دوری برقرار رکھیں. آنکھ, ناک اور منہ کو نہ چھوئیں.